गॉस के प्रमेय की सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण हमें किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो पहले भाई हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, ये बताओ गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, गॉस की प्रमेय। पहले हमने आपसे बेटा यही पूछ लिया कि भाई बताओ गॉस की प्रमेय किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे सर इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या बताया? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? अब यहां एक शब्द आया वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस पृष्ठ में क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स फाइ ई बराबर ई इंटू में ए कॉस थीटा। चलिए तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय लिख लो। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर? चलिए अब हम इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या अनुप्रयोग है? इसका अनुप्रयोग क्या है भाई? है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? चलिए सबसे पहले बेटा एक अनंत लंबाई का क्या लेंगे? एक सीधा तार लेंगे। चलिए देखो ये रहा अनंत लंबाई का एक सीधा तार। अनंत लंबाई का क्या रहा? ये सीधा तार रहा। मैंने मान लिया अनंत लंबाई का एक चालक तार हमने क्या ले लिया? ए बी ले लिया, ए बी तार ले लिया। अब हम इसे क्या करेंगे? इसे एक समान रूप से आवेशित करेंगे। तो आप जब इसे क्या दोगे? आवेश। समझना, तो आपने जब एक रेखा पर, एक सीधे तार पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया तो यह बन जाता है रेखीय आवेश वितरण। क्या बन जाता है? रेखीय आवेश वितरण। और अगर आपने इसकी प्रति एकांक लंबाई पर अगर आपने आवेश वितरित कर दिया तो यह क्या बन जाता है? यह बन जाता है रेखीय आवेश घनत्व। तो बेटा अगर हम आपसे पूछें ये बताओ रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो रेखीय आवेश घनत्व, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेखीय आवेश वितरण। तो आप बोलोगे एक सीधे तार पर एक समान रूप से जब आवेश वितरित कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। और उसकी प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। और किससे लिखते हैं भाई? लैम्डा से। तो एक रेखा पर जब आप एक समान रूप से आवेश वितरित करोगे रेखीय आवेश वितरण, और उसकी प्रति एकांक लंबाई पर अगर आपने आवेश वितरित कर दिया तो क्या बन जाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। निश्चित लंबाई लेंगे। इसी प्रकार पृष्ठ
आवेश वितरण किसे कहेंगे? तो आप बोलो सर ये तो हमें पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड है, ये समतल पृष्ठ है, पृष्ठ हमारा गोली भी हो सकता है, ठीक। तो यहां पर अगर आपने पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया, पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया, तो पृष्ठ आवेश वितरण और पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर अगर आपने आवेश वितरित किया, पृष्ठ के एकांक शब्द क्या लिया? एकांक। आवेश पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर अगर आपने आवेश को वितरित किया तो यह बन जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। किससे लिखेंगे भाई? सिग्मा से। किससे लिखेंगे? सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ठीक। तीसरा आयतन आवेश घनत्व, समझो। अब आयतन आवेश वितरण किसे कहेंगे? तो आप बोलो सर एक आयतन पर अगर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो बन जाता है आयतन आवेश वितरण, और उसके प्रत्येकांक आयतन पर अगर आवेश उपस्थित कर दिया तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। किससे लिखेंगे? रो से। तो रो बराबर Q अपॉन B, ठीक। चलिए, तो आपने बेटा एक रेखा पर आवेश को वितरित किया है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बन जाएगा लैम्डा बराबर Q अपॉन L। हमें आवेश निकालना है, बट्टे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, Q का एक मल्टीप्लाई और लैम्डा का L में। उम्मीद है यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चूंकि भैया हम किसका अनुप्रयोग देख रहे हैं? आप बोलो सर ये तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, तो गॉस का नियम किस पे आधारित है भाई? आप देख रहे हो सर ये तो बंद पृष्ठ पे आधारित है। किस पर आधारित है? बंद पृष्ठ। तो हमें एक ऐसे बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है जिससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कैसी हो? समान हो, ठीक। तो मैंने मान लिया तार को अक्ष मानकर एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। तार को अक्ष मानकर एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। किसका? गॉसियन बेलन, ठीक है। ये गॉसियन बेलन है। इस गॉसियन बेलन का ये क्षेत्रफल A है, और गॉसियन बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई r h, पर h के रूप में उसकी लंबाई है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? L। ध्यान रखना बेटा, ठीक। अब सुनो, यहां पर अब पृष्ठ के भीतर बेटा, इस बेलन के भीतर कौन है? आवेशित तार है, और तार आवेशित है तो आवेश अंदर, तो बेटा कौन निकलेंगी? पृष्ठ से बाहर निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं। मैंने बोला जब पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो बन जाता है वैद्युत फ्लक्स। तो पृष्ठ बेटा यहां से वैद्युत बल रेखाएं क्या हुई? प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, माइनस के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं। तो भाई वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता बेटा प्रत्येक बिंदु पर देखा जाए किधर होगी? बाहर। कहीं पर भी देख लीजिए, किधर होगी? बाहर। क्लियर है तक? ठीक। वैद्युत बल रेखाएं बेटा इस बेलन से क्या निकलेंगी? बाहर निकलेंगी, ठीक। तो जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई एक बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, कितने पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो देखो ये मान लिया ये हमारा बेलन है, ये हमारा क्या हो गया? बेलन हो गया, ठीक। आपका बेलन ये रहा। आप बोलो सर ये बेलन के हमें 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ और तीसरा ये रहा। कितने पृष्ठ? 3, पहला, दूसरा, तीसरा। सरफेस 1, सरफेस 2 मैंने इसे मान लिया, सरफेस 3 ये मान लिया। 3 सरफेस होती हैं, 2 तो समतल और 1 वक्र पृष्ठ, ठीक। अब इन 3 सरफेस से पहले ये पता कर रहे हैं कि पहली सरफेस से कितना वैद्युत फ्लक्स, दूसरी सरफेस से कितना वैद्युत फ्लक्स, और तीसरी सरफेस से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल सकता है, अर्थात कितनी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल सकती हैं। तो फिजिक्स कहती है भाई कि पहले उनके अल्पांश भाग में पता करिए कितना वैद्युत फ्लक्स है। तो भाई यहां पर अल्पांश भाग ये ले लिया, अल्पांश भाग ये ले लिया, अल्पांश भाग बेटा हमने इस पृष्ठ पे लिया। लेकिन इन पृष्ठ की दिशा किधर होगी? पृष्ठ की दिशा किधर होगी? तो भाई यहां पर देखिए
क्षेत्रफल, फिजिक्स में क्षेत्रफल को क्या माना गया है? सदिश। और क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं? समतल पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब, यही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश। समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब। तो आप बोले सर ये तो समतल पृष्ठ है ना, इस पर बाहर की ओर अभिलंब खींच दो। ये समतल पृष्ठ है, इस पर बाहर की ओर अभिलंब खींच दो। समतल पृष्ठ, इस पर बाहर की ओर अभिलंब खींच दो। अब चूंकि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, आपने तो अल्पांश लिया है ना, तो इसके आगे d लगा दो। तो देख रहे हैं DA और E के बीच में एंगल बेटा 90 अंश का बन गया। एक स्थिति क्लियर। दूसरा बोले सर ये भी तो समतल पृष्ठ है, इस पर बाहर की ओर अवलंब खींचो, बाहर इधर बनेगा। ये DA पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, अल्पांश भाग लिया आपने DA, तो आप बोले सर DA नीचे है, E इधर है, इनके बीच में एंगल कितना? 90। सरफेस 3 पे देखा, ये समतल पृष्ठ है ना, इस पर बाहर की ओर अवलंब, बाहर की ओर अवलंब, और चूंकि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, आपने तो सूक्ष्म हिस्सा लिया है, तो ये D है। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, चलिए सबसे पहले सरफेस 1 के अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आप बोलोगे फाई ई बराबर होता है, क्या होता है? फाई बराबर ई इंटू में ए कॉस थीटा। अरे बोलो सर आप तो गलत लिख रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने तो अल्पांश भाग लिया है ना, और अल्पांश भाग लिया है तो इस पृष्ठ के आगे डी, ए के आगे डी लगाओ, तो वैद्युत फ्लक्स भी अल्पांश निकलेगा। उसके बाद और क्या बता सकते हो? और बता सकते हो कि सर सरफेस 1 पे तो एंगल थीटा बराबर 90 है, तो 90 लगाओ। तो यहां से डी फाई ई बराबर ई इंटू में डी ए कॉस थीटा के लिए 90। फिर और क्या बता सकते हो? बोलोगे सर cos 90 का मान तो 0 होता है, और अगर ये 0 है तो 0 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कर दो तो सबका संख्या हो जाएगा 0। तो ये रहा 0। सरफेस 1 पे वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश भाग से वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ? 0। इसी प्रकार अब देखते हैं सरफेस 2 के अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आप बोलो फाई बराबर ई इंटू में ए कॉस थीटा। आप बोले सर आप फिर गलती कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप अल्पांश भाग ले रहे हो, तो क्षेत्रफल भी अल्पांश लीजिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्पांश है, वैद्युत फ्लक्स भी अल्पांश निकलेगा। तो चलो फिर और क्या पता है? आप बोलो सर सरफेस 2 पे हमें एंगल पता है, थीटा बराबर 90, लगाओ वहां पे। तो ई इंटू में डी ए कॉस, और थीटा ये 90 है, कॉस 90 का मान 0, तो ये बेटा 0 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करोगे 0। सरफेस 2 से भी निकलने वाला अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी कितना है? 0। अब बचा है केवल सरफेस 3। चलो सरफेस 3 के अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई इंटू में डी ए कॉस थीटा, मैंने डायरेक्ट लगा दिया। आप बोले सर सरफेस 3 पे एंगल थीटा बराबर 0 है, चलो 0 लाओ, तो ई इंटू में डी ए कॉस और थीटा की जगह 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो सरफेस 3 पर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ई इंटू में डी ए। तो तीनों के अल्पांश भाग में पता कर लिया, सूक्ष्म खंड में पता कर लिया कितना वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन हमें पूरे बेलन का बताना है कि पूरे बेलन से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो आप बोलो सर ये जो अल्पांश भाग निकाले ना, इन सबको पहले जोड़ दो और इनका कर दो समाकलन, समाकलन करके इनको क्या कर दो? जोड़ दो। यानी बेलन, संपूर्ण बेलन से, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? 5 ई बराबर आपने सरफेस 1 पे जो वैद्युत फ्लक्स निकाला उसका समाकलन, सरफेस 2 पर जो आपने वैद्युत फ्लक्स निकाला उसका समाकलन, सरफेस 3 पे आपने जो वैद्युत फ्लक्स निकाला उसका समाकलन, और समाकलन करने के बाद तीनों को जोड़ दो। चलिए
सरफेस 1 पे कितना निकला अल्पांश भाग से वैद्युत फ्लक्स 0, सरफेस 2 से 0, सरफेस 3 से डी फाई का मान लगाओ सरफेस 3 पर, डी फाई बराबर E इंटू में डी। ठीक, अब जब बताओ डी किसके आगे लगा हुआ है, डी लगा हुआ है ए के आगे, तो आपको पता है भाई कि डी के सापेक्ष x का समाकलन x, डी के सापेक्ष y का समाकलन y, तो डी के सापेक्ष किसका समाकलन a का समाकलन क्या हो जाएगा a, तो e तो कांस्टेंट है बाहर निकालो e को, यहां पर डी के सापेक्ष a का समाकलन a। ठीक, अब आपसे पूछा भाई ये बताओ a क्या है, तो आप बोलोगे a सर गॉसियन बेलन का क्षेत्रफल है, और a बराबर क्या होता है पाई 2 पाई r l, तो लगाओ पाई e बराबर इंटू में एक जगह लगाओ 2 पाई r l। ये आपने पूरे बेलन से अभी क्या निकाला है, वैद्युत फ्लक्स निकाला, अभी क्या निकाला वैद्युत फ्लक्स, लेकिन आपको तो बतानी है गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए लगाओ, फाई की जगह लगाओ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू में 2 पाई आर एल। लेकिन आप बोले सर Q बराबर तो पता है ना, Q बराबर लैम्डा इंटू एल, लगाओ लैम्डा इंटू में एल बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू में 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल, ये 2 पाई आर गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो E बराबर 1 बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बट्टे आर, देखो 2 पाई आर ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। उम्मीद है कि भाई आपको ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा, नोट करिए।